जय हिंद फ्रेंड्स। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस सीरीज में फोर्थ सीरीज लेकर प्रस्तुत हूं। इस सीरीज में 2019 के बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस पेपर के मनी एंड बैंकिंग सेक्शन के 15 क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन किया गया है, जो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह वीडियो एमए इकोनॉमिक्स एमकॉम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है उसको नोट करेंगे और तैयार कर रहे हैं। गारंटी है कि यह अगले सालों में होने वाले प्रवेश परीक्षा में इससे निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और आप लाभान्वित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। और सबसे पहला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग हुई थी। और आरबीआई हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका सबसे प्रमुख कार्य है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। Control of the flow of credit is the most important function of Reserve Bank of India. We also know that State Bank of India came into existence on 1st July 1955 on the recommendation of Gorwala Committee. And State Bank of India is the largest public sector bank of our country. हमारे देश का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये जो थर्ड ऑप्शन दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ए नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक और यह 1911 में स्थापित हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1911। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ वो ये है कि इट इज द फर्स्ट बैंक विच वाज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस। यह पहला कमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस था। जब ये खुला तो इसका पूरा मैनेजमेंट और पूरा ही ऑपरेशन, पूरा ओनरशिप इंडियन के पास था और यह 1911 में खुला। और इसके जो पहले चेयरमैन थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, जो पहले चेयरमैन थे वह एक बहुत बड़े लीडर थे, फिरोज शाह मेहता। और जो लास्ट ऑप्शन दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में खुला था। बैंक ऑफ बड़ौदा वाज ओपनड इन 1908 एंड इट वाज ओपनड बाय सयाजी राय गायकवाड़। सयाजी राय गायकवाड़ के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई। और यह सयाजी राय गायकवाड़ जो है गुजरात के थे, बड़ौदा के थे, वहां के किंग थे। और इन्हीं के नाम पर बीएचयू की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका भी नाम है। बीएचयू की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका नाम है सयाजी राय गायकवाड़ लाइब्रेरी। और यह सयाजी राय गायकवाड़ ने ही बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की थी। और अभी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक्स का मर्जर हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का मर्जर 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर का थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। तो इसका आंसर क्लियर हो गया कि द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर। जस्ट हम लोगों ने अभी रिपीट किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब आया, 1 जुलाई 1955 को। और इसके पहले ये इंपीरियल बैंक था 1921 से, और उसके पहले ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में था। और ये जो 1935 है इसके 1 अप्रैल को आरबीआई आता है। और ये जो 1945 है यह भी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1945 में ही जो दो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना, इन दोनों का फाउंडेशन 1945 में ही हुआ। 27 दिसंबर 1945 को International Monetary Fund was established with its headquarter in Washington DC, and in the same year World Bank was also set up. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रीजनल रूरल बैंक्स आर मैनेज्ड बाय। तो वी ऑल नो दैट रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को। और इनका जो मैनेज्ड, क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक्स आर मैनेज्ड बाय,
जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन कौन देखता है? तो जो सेंट्रल जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका जो मैनेजमेंट है इसको देखने का काम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बनाया जाता है रीजनल रूरल बैंक में, जो कि डे टू डे का आरआरबी का मैनेजमेंट देखता है। यही आरबीआई की एपेक्स बॉडी है जो कि बिजनेस पॉलिसी बनाती है। आरआरबी की बिजनेस पॉलिसी बनाने का काम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। अब ध्यान देना ये है कि चूंकि जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक तीनों ही इसके कैपिटल को सब्सक्राइब किए होते हैं। एक तरह से तीनों की हिस्सेदारी है। रीजनल रूरल बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर कमर्शियल बैंक्स हैं, कोई ना कोई कमर्शियल बैंक जो कि नेशनलाइज्ड बैंक है वही रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर करता है, तो इन सब की हिस्सेदारी होती है। तो इन सभी के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि रीजनल रूरल बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके डायरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में से आएंगे, 2 आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में से आएंगे, स्पॉन्सर बैंक जो भी हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो चाहे कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, वहां से आएंगे। इसके अलावा आरबीआई से भी डायरेक्टर आते हैं और साथ साथ नाबार्ड से भी डायरेक्टर आते हैं। नाबार्ड का नाम यहाँ मैंने जानबूझ करके लिया है क्योंकि नाबार्ड ही रीजनल रूरल बैंक को रीफाइनेंस करता है। नाबार्ड इज द रीफाइनेंसिंग एजेंसी ऑफ रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को जो लोन देना है वह जो है नाबार्ड देगा कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो आपको क्लियर हो गया कि रीजनल रूरल बैंक का डे टू डे का मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यही क्वेश्चन रहता है कि रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, तो अब आंसर क्या होता? यदि क्वेश्चन होता है कि रीजनल रूरल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, तब हमारा आंसर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का कोई भी बैंक जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा रेगुलेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ नोट इश्यू द आरबीआई इश्यूज नोट्स? निम्नलिखित नोट निर्गमन विधियों में से किसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन करता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है कि हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है वह किस मेथड के द्वारा नोट का इश्यू करता है। क्या वो जितना चाहे उतना नोट इश्यू कर सकता है? तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, और इस समय जो आरबीआई है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के द्वारा देश में नोट इश्यू करता है। आरबीआई इश्यूज नोट्स विद द मेथड, व्हिच मेथड? तो थ्रू मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये है कि जब भी आरबीआई को देश में नोट छापना हो, नोट प्रिंट करना हो, नोट इश्यू करना हो, तो सबसे पहले उसे 200 करोड़ रुपए की संपत्ति अपने पास स्टोर करनी है। आरबीआई हैज टू कीप द रिजर्व ऑफ मिनिमम ₹200 करोड़ बिफोर इश्यूइंग करेंसी नोट्स। अब जो 200 करोड़ का वो रिजर्व रखेगा, उस 200 करोड़ में कम से कम 115 करोड़ का कम से कम गोल्ड होना चाहिए। मैं बताया आपको कि आरबीआई को नोट इश्यू करना है तो कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है आजकल? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें उसको नोट इश्यू करने से पहले कितने का रिजर्व रखना है? 200 करोड़ का। उस 200 करोड़ में गोल्ड कितने का रखना है? 115 करोड़ का। अब बाकी जो 85 करोड़ हुआ उसमें वो फॉरेन करेंसीज रखता है और तब जाके जितना जरूरत हो उतना नोट प्रिंट कर सकता है। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्ट कब हुआ? तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि जब 1956 में मिनिमम रिजर्व सिस्टम प्रारंभ हुआ था तो उस समय इसके लिए 400 करोड़ का प्रोविजन किया गया था। जो 200 करोड़ हम बताए मिनिमम रिजर्व, वो 1956 में 400 करोड़ था। तो 57 में उसको रिलैक्स करके कम करके 200 करोड़ कर दिया गया। और उसके पहले आरबीआई नोट इश्यू करने के लिए प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यूज करता था। बाकी इस पर एक हम डिटेल वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 41 बता रहा है, ए राइज इन द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स विल लीड टू। यदि बैंकों के नगद कोषानुपात में वृद्धि होती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा? तो पहले तो हमें यह समझना है कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, CRR।
तो यह देखिए ये आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। सीआरआर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब ये सीआरआर क्या होता है, तो आप सब जानते हैं कि हर कमर्शियल बैंक में कई तरह के डिपॉजिट होती हैं और दो तरह की मेन डिपॉजिट होती हैं, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो जितना कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट आया उसका एक सर्टेन शेयर उसको कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना है। एवरी कमर्शियल बैंक नीड टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स विथ द आरबीआई, एंड जो परसेंटेज उनको मिनिमम रखना है आरबीआई के पास वही परसेंटेज कहलाता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जब सीआरआर ज्यादा रखना होगा, जब सीआरआर बढ़ा देगा सेंट्रल बैंक, सीआरआर ज्यादा रखना होगा तो अब कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, और जब लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा तो अब वो लोन जब कम देंगे तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी। तो इंक्रीज इन द सीआरआर लीड्स टू डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। सीआरआर के डिफिनेशन में कोई भी दिक्कत जो हो रही होगी वो एक मॉनेटरी पॉलिसी पर हम वीडियो बनाएंगे, उससे वो आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट अदर थिंग्स बीइंग द सेम विल लीड टू। देखिए ये फिर क्वेश्चन जो है मॉनेटरी पॉलिसी से ही है, उसमें सीआरआर था और इसमें बैंक रेट है। यह भी मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई का ही एक टूल है, बैंक रेट। और बैंक रेट में इंक्रीज होगा तो क्या असर होगा, तो पहले फिर से समझ लेते हैं कि बैंक रेट क्या है। तो एक चीज तो याद रख लेना है कि बैंक रेट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट रेट। द अदर नेम ऑफ बैंक रेट इज डिस्काउंट रेट। और यह नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहें तो यह वह रेट है जिस पर कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन टू कमर्शियल बैंक। और जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को महंगा लोन देगा यानी कि बैंक रेट बढ़ता है, तो बैंक रेट बढ़ता है यानी कि सेंट्रल बैंक अब कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन देगा, ज्यादा रेट पर लोन देगा। तो अब क्या होगा कि कमर्शियल बैंक भी लोगों को, पब्लिक को और महंगा लोन देंगे, यानी कि जो क्रेडिट या लोन की जो कॉस्ट है वह क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बैंक रेट का दूसरा नाम डिस्काउंट रेट। बैंक रेट इज दैट रेट इन ए वेरी जनरल लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू, in a very general language, bank rate is the rate at which central bank offers loan to commercial bank, and increase in the bank rate implies that now commercial banks will get loan at high rate of interest, and therefore they will also offer loan at high rate of interest. This will increase the cost of credit. इससे जो है लोन लेने पर जो आपका इंटरेस्ट देना है वो ज्यादा देना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, The issued capital of regional rural banks was subscribed by। देखिए इस क्वेश्चन की चर्चा हम पीछे ही किए थे कि जो रीजनल रूरल बैंक की इश्यूड कैपिटल है, जब हम इश्यूड कैपिटल कहते हैं तो हमारा जस्ट मतलब यही है कि शेयर होल्डर्स को कितने रुपए की, कितने वैल्यू की शेयर इश्यू हुई है, कितना कैपिटल इश्यू हुआ है शेयर होल्डर्स को शेयर के रूप में। तो रीजनल रूरल बैंक का जो शेयर होल्डर्स हैं उसमें सेंट्रल बैंक का शेयर है, सेंट्रल बैंक इसकी शेयर को सब्सक्राइब की है, इश्यूड कैपिटल इसकी सब्सक्राइब की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी की है, स्टेट गवर्नमेंट भी की है और स्पॉन्सर्ड बैंक भी की है। और अभी जो रेशियो चल रहा है उसमें 50% शेयर, 50% इश्यूड कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब किया है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर केवल 15% है, 15% किसका शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% शेयर है स्पॉन्सर बैंक्स का। तो ये तीनों ही रीजनल रूरल बैंक के सब्सक्राइबर हैं, उसकी इश्यूड कैपिटल को सब्सक्राइब किए हैं। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से रीजनल रूरल बैंक बाहर से भी पैसा सब्सक्राइब कर पाए, इश्यूड कैपिटल बाहर भी बेचे ताकि इनका जो शेयर है वो कम हो। लेकिन अभी आप जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना 50% इश्यूड कैपिटल को सब्सक्राइब की है, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड। अब ये जो क्वेश्चन है वो मॉनेटरी स्टैंडर्ड से है, और मॉनेटरी स्टैंडर्ड एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, उस पर भी एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मॉनेटरी स्टैंडर्ड ये बताता है कि किस तरह की मनी इकोनॉमी में यूज हो रही है और which type of standard money is being used in the economy,
ये बहुत डिटेल टॉपिक है। किस लॉ के द्वारा, किस प्रैक्टिस के द्वारा, किस क्वालिटी की मनी, कितनी क्वांटिटी मनी की इश्यू हो रही है, ये सारी बातें हम स्टडी करते हैं मॉनेटरी स्टैंडर्ड में। और मॉनेटरी स्टैंडर्ड यदि एक अच्छी मॉनेटरी स्टैंडर्ड है तो उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहले तो ये है कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसीज इंटरनल वैल्यू, जो करेंसी की इंटरनल वैल्यू है, यानी कि जो जनरल प्राइसेस हैं वह स्टेबल बने रहे, ज्यादा प्राइसेस किसी गुड्स की न घटे बढ़े, तो यह करेंसी की क्या है, इंटरनल स्टेबिलिटी है, करेंसी की वैल्यू की इंटरनल स्टेबिलिटी है। और उसी तरह से दूसरा है कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसी एक्सटर्नल वैल्यू। जब हम करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डॉलर के साथ इंडियन करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है या किसी भी करेंसी के साथ, वह भी स्टेबल बनी रहे, बहुत ज्यादा उसमें भी अनस्टेबिलिटी न हो, इनस्टेबिलिटी न हो। तो एक साउंड मॉनेटरी स्टैंडर्ड का दोनों ही ऑब्जेक्टिव होता है कि टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन द करेंसी इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू। इंटरनल वैल्यू का मतलब कि प्राइसेस स्टेबल बनी रहे, एक्सटर्नल वैल्यू का मतलब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वो हमारी स्टेबल बनी रहे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लेफ्ट द सिल्वर स्टैंडर्ड इन, यह भी क्वेश्चन मॉनेटरी स्टैंडर्ड का है। और मॉनेटरी स्टैंडर्ड में बेसिकली दो तरह के मॉनेटरी स्टैंडर्ड हैं, मेटेलिक स्टैंडर्ड और पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। तो मेटेलिक में दो तरह के थे, मोनोमेटेलिक और बाईमेटेलिक। मोनोमेटेलिक में भी सिल्वर और गोल्ड अलग अलग, और बाईमेटेलिक में सिल्वर और गोल्ड मिला करके। तो इंडिया में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस समय सिल्वर स्टैंडर्ड चलता था, जिसमें कि 1 रुपी और हाफ रुपी के जो है कॉइन्स जो है सिल्वर के होते थे। लेकिन यह जो चला, यह 1835 से लेकर के 1893 तक चला। यानी कि जो इंडिया ने सिल्वर स्टैंडर्ड को छोड़ दिया, वह कब छोड़ दिया, 1893 में। मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल हम एक अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, which from the following is not a feature of gold currency standard? Again this question from monetary standard। और मॉनेटरी स्टैंडर्ड में हम बता रहे थे आपको गोल्ड स्टैंडर्ड, तो गोल्ड स्टैंडर्ड भी कई तरह के होते हैं। और उस गोल्ड स्टैंडर्ड में दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड और इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड में आता है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें करेंसी जो होती है, मेन करेंसी जो होती है वो गोल्ड के रूप में होती है, प्योर गोल्ड होता है, वही जो है कि करेंसी के रूप में चलता था। तो कौन सा फीचर गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड का नहीं है, तो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स ये तो है। नो सर्कुलेशन ऑफ पेपर मनी, ऐसा नहीं है, पेपर मनी भी सर्कुलेट होगी, केवल गोल्ड नहीं होगी। मेन जो करेंसी होगी वो गोल्ड के क्वाइन होंगे, लेकिन पेपर मनी भी चल सकती है। फ्री क्वाइनेज भी होता है, कोई भी अपना गोल्ड ले जा करके और उसका फ्री मिंटिंग करा सकता है। और फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड भी होता था गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में। कोई भी किसी कंट्री से बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के कोई कंट्रीज आपस में गोल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी। तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है, नो सर्कुलेशन ऑफ फीचर पेपर मनी, यह फीचर नहीं है। पेपर मनी का सर्कुलेशन होगा, लेकिन मेन करेंसी गोल्ड की होती थी, किसमें, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, which from the following is not a factor affecting the velocity of circulation of money? देखिए ये क्वेश्चन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से लिया गया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, उसको भी हम एक अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। तो उसमें ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को कौन अफेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी क्या होती है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में कोई भी मनी की जो यूनिट है, 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपीज, कितने हाथों से होकर गुजरती है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी मेजर्स द टोटल सर्कुलेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन हैंड टू अदर हैंड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और ये ध्यान रखिए कि जितना ही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होगा, उतना ही देश की जीडीपी ज्यादा होगी। 10 रुपया एक आदमी को मिला, उस 10 को उसने दूसरे को दिया, फिर उस 10 ने तीसरे को वो 10 रुपया दिया कुछ सामान खरीदने के लिए,
तो यह जीडीपी में सब ऐड होती जाएंगी। तो जितना ही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी ज्यादा होती है उतना ही जीडीपी ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी को कौन अफेक्ट नहीं करता। तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ मनी, ये तो अफेक्ट करती है। जितना ही ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी रहेगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ मनी कम होगी। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना ही इक्वल होगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज्यादा होगा, क्योंकि रिच लोगों की वेलोसिटी कम होती है, पुअर लोगों की वेलोसिटी ज्यादा होती है। रिच लोग कम खर्च करते हैं, पुअर लोग ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे अपने नीड्स फुलफिल करनी होती है। क्रेडिट फैसिलिटीज भी जितना ही अधिक लोन इजीली मिलेगा उतना ही अधिक चेंज होगा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन में। तो ये सब के सब वेलोसिटी ऑफ मनी को अफेक्ट करते हैं, न करने वाला कोई भी नहीं है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, which of the following equation was given by पीगू। पीगू ने इसमें से कौन सा इक्वेशन दिया है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये अगेन फ्रॉम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 एरियाज, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और मॉनेटरी पॉलिसी, इन तीनों पर हम 3 वीडियो आपको 1-2 दिन में बना करके दे देंगे और उनसे आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना है कि पीगू ने इसमें से कौन सा इक्वेशन दिया है। तो पीगू, एसी पीगू, he is known as father of welfare economics। एसी पीगू is known as father of welfare economics और उनका जो इक्वेशन है वह है P इक्वल टू KR/M। P इक्वल टू KR/M, जहां P परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, K प्रपोर्शन ऑफ टोटल रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर होता है, R टोटल रिसोर्सेस को दिखाता है और M नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स ऑफ मनी को दिखाता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन एक वीडियो में होगा। ये P इक्वल टू MV/T यह इरविंग फिशर का इक्वेशन है। यह इक्वेशन इरविंग फिशर का है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि MV इक्वल टू PT। P इक्वल टू M/KY ये अल्फ्रेड मार्शल का इक्वेशन है और P इक्वल टू KT/M ये रॉबर्टसन का इक्वेशन है। और यह चारों, ये जो मैंने बताया कि ये जो किसका इक्वेशन है, ये पीगू का इक्वेशन है। यह किसका है, फिशर का इक्वेशन है। यह इक्वेशन किसका है, यह मार्शल का दिया हुआ इक्वेशन है। और यह इक्वेशन किसका है, यह रॉबर्टसन का दिया हुआ इक्वेशन है। ये जितने भी इक्वेशन हैं ये सभी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कैम्ब्रिज वर्जन कहलाते हैं। सॉरी, इसमें फिशर को छोड़ दें तो बाकी तीनों कैम्ब्रिज वर्जन कहलाते हैं और फिशर वाला कैश ट्रांजैक्शन वर्जन कहलाता है। उसके बारे में फिर हम और बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी सप्लाई मीन्स, ये बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी सप्लाई क्या होती है। तो मनी सप्लाई बताती है कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट एनी मोमेंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना मनी का टोटल स्टॉक सर्कुलेशन में है, चलन में है, इकोनॉमी में रन कर रहा है, वही मनी सप्लाई कहलाती है। और चूंकि मनी सप्लाई एट एनी मोमेंट काउंट की जा रही है इसलिए यह एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई इज एन स्टॉक कॉन्सेप्ट। दूसरा ये कि मनी सप्लाई के 2 मेन कंपोनेंट हैं। पहला है करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक, और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट जो होता है कमर्शियल बैंक के पास, वह भी मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड्स वर क्रिएटेड अंडर व्हिच फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर ये क्वेश्चन मॉनेटरी स्टैंडर्ड से है और मॉनेटरी स्टैंडर्ड में आपको हम बताया था कि मोनोमेटलिज्म में गोल्ड स्टैंडर्ड भी था और सिल्वर स्टैंडर्ड भी था। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में, किस गोल्ड स्टैंडर्ड में, कई सारे गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, गोल्ड बुलियन, गोल्ड रिजर्व, गोल्ड पैरिटी, गोल्ड एक्सचेंज, और ये सभी चारों के चारों इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। जबकि जो डायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड था उसका नाम था गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड या गोल्ड क्वाइन स्टैंडर्ड। उसका क्वेश्चन पीछे आया था। तो जो गोल्ड, ये सारे के सारे जो इनडायरेक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड हैं जिसमें कि गोल्ड करेंसी नहीं चलती है, करेंसी गोल्ड की नहीं चलती है, इसमें किसमें एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड है। तो एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में है, क्योंकि गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड में
ये बात की गई कि विभिन्न करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट है वह स्टेबल रहे, इक्वलाइज रहे, उसके लिए क्या प्रयास किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सचेंज इक्वलाइजेशन फंड बनाया जिसमें कि लोकल करेंसी भी रहेगी, फॉरेन करेंसी भी रहेगी और गोल्ड भी रहेगा, जो कि एक बैकअप प्रोवाइड करेंगे ताकि क्या रहे, जो हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल बना रहे। ठीक, और नाउ द लास्ट क्वेश्चन, which principle of note issue requires 100% metallic reserve for notes in circulation। इसमें से कौन से प्रिंसिपल में 100% मेटेलिक रिजर्व रखना जरूरी होता है। अब फिर बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे इंडिया में जो आरबीआई नोट इश्यू करता है, पीछे हमने बताया था कि किस मेथड से इश्यू करता है, और वो मेथड था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ प्रिंसिपल पूछा है कि किस प्रिंसिपल में 100% मेटेलिक रिजर्व की जरूरत होती है। तो नोट इश्यू करने के दो प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल होता है करेंसी प्रिंसिपल, और करेंसी प्रिंसिपल का दूसरा नाम सिक्योरिटी प्रिंसिपल भी है, जबकि दूसरा प्रिंसिपल है बैंकिंग प्रिंसिपल, और इसी का दूसरा नाम है इलास्टिसिटी प्रिंसिपल। There are two main principles of note issuing in the country, and that is banking principle and currency principle. Currency principle is also known as security principle, while banking principle is also known as elasticity principle. तो करेंसी प्रिंसिपल या सिक्योरिटी प्रिंसिपल में पूरा 100% मेटेलिक बैकअप रखा जाता है। यदि 100 करोड़ का नोट इश्यू करना है तो 100 करोड़ के गोल्ड मेटल, गोल्ड या जो भी मेटल हो, उसके वर्थ 100 करोड़ रुपए का गोल्ड हमको स्टोर करना है। लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादातर कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रिंसिपल। इसमें 100% बैकअप रखने की जरूरत नहीं है। तो 100% बैकअप किस में रखना है, करेंसी प्रिंसिपल में 100% बैकअप रखना बैंक के लिए जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भले ही 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन आपको कर दिया है। अभी बताया कि इलास्टिसिटी प्रिंसिपल में 100% मेटेलिक बैकअप रिजर्व रखना जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन कम से कम बन रहे हैं, और इसमें से निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 या 5 क्वेश्चन तक बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए। डू योर बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, जय हिंद।